नमस्कार, राजीव टाइम पे आप सभी का स्वागत है। बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दैनिक राजीव टाइम्स के डिजिटल ग्रुप एडिटर मिस्टर राकेश राठौर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिकेत, बताइए। ऐतिहासिक जीत आई है बीजेपी की बंगाल में। वाकई में इसे ऐतिहासिक जीत तो कहा जा सकता है, क्योंकि विगत बात की जाए तो 15 सालों से वहाँ पर ममता सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे विषय हुआ करते थे जिन विषयों पर बात करना अब थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है। पूर्व में बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय की, तो उन्हें भी प्रभार दिया गया था वहाँ का, और आज जैसे ही वहाँ का रुख बदला है, जो ऊंट था वो बीजेपी की तरफ करवट लेकर के बैठा है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी वहीं दूसरी ओर आज उन्होंने उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में बात की तो थोड़े से भावुक हो गए। हाँ, मैं वो उसी पॉइंट पे आ रहा था। इमोशनल हो गए, बहुत इमोशनल हुए, आंसू कैमरे पे दिख रहे थे, चेहरे पे वो इमोशंस झलक कर आ रहे थे। क्या कारण है? इतना कद्दावर नेता, राजनीति का दिग्गज जिसके नाम से मालवा जाना जाता है, आज वो आंसुओं में क्यों था बीजेपी की इतनी बड़ी जीत पर? दो कारण हो सकते हैं। एक तो खुशी होती है, उसके भी आंसू होते हैं, और एक जो दुख होता है उसके भी आंसू होती हैं। मगर आज जो कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे पे जो दिखी वो कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे। दुख इस बात का जरूर था क्योंकि वो बंगाल में मौजूद नहीं थे। बंगाल में मौजूद क्यों नहीं थे, उसके पीछे कारण थे। जब वो प्रभारी थे उन पे कितने ही तरह के केसेस लगाए गए थे, झूठे केसेस। अगर वो आज उन्होंने खुद तो। उन्होंने बयां कहे कि मुझ पे अपहरण का केस लगा दिया, मुझ पे बलात्कार का केस लगा दिया। इस तरह की बातें जब उन्होंने की तो कहीं ना कहीं मन दुखता है कि जो काम मैंने, जो कृत्य मैंने किया ही नहीं है, उसके लिए भी मुझे अगर आरोपी बनाया गया है, तो इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं भावुक हो गए। अब बात कर ले हैं ममता की। ममता बनर्जी ने 15 सालों में क्या किया क्या नहीं किया वो तो कलकत्ता की जनता ने बता ही दिया है आप सबको। बिल्कुल। वहाँ का व्यक्ति डरा हुआ था। जब मोदी का ब्रांड चला, अमित शाह की प्लानिंग चली और बीजेपी का झंडा चला, तो कहीं ना कहीं आदमी निकला, वोटिंग किया। बहुत सारी मारपीट हुई, झड़प हुई वोटिंग के दौरान। कुछ कुछ किस्से में हमने ये भी देखा था कि टेप तक लगा दी थी। हाँ, उस सीट पे तो अब रीपोलिंग भी होनी है उस पर। बिल्कुल। ये नीचता टीएमसी में क्यों आई? राजनीतिक पार्टियां और भी हैं, कई सारे वोट होते हैं, कई सारे चुनाव होते हैं, हर राज्य में किसी न किसी साल में कोई ना कोई चुनाव होते हैं, लेकिन बंगाल में मैं इसको साफ शब्दों में नीचता ही बोलूंगा। बीजेपी के खिलाफ ये नीचता क्यों रखी गई? इतने इतने निचले स्तर पर टीएमसी के कार्यकर्ता, ये पार्टी क्यों गिरी? देखिए, राजनीति में एक चीज़ ये जरूर कही जाती कि साम दाम दंड भेद, जीत हमारी होना चाहिए। हो सकता है टीएमसी ने उसी फार्मूले को अपनाया हो, मगर वहीं अगर बात की जाए मोदी की, तो मोदी ने ईमानदारी के साथ में वो चीज़ को आगे बढ़ाया, और उसका परिणाम आपने देखा। तकरीबन 190 से 200 के बीच में मोदी सरकार की, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की सीटें वहां पर आ रही है। जो पिछले पूर्व में जब चुनाव हुए थे तकरीबन 77 सीटें थी। 100 का आंकड़ा भी पार नहीं था पिछले 77 सीटें थी। 77 सीटें के बाद में जब एकदम से 190 सीटें आई तो बहुत बड़ा अकल्पनीय, अविश्वसनीय जो परिणाम देखने को मिला। तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक के पंडित जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में, जिन्होंने एग्जिट पोल्स में बहुत सारे अपने अपने आकलन बैठा के रखे थे, वो आकलन भी धराशायी हो गए। किसी ने बोला था 120, किसी ने बोला 140, 150, 160। एग्जिट पोल अपना कहानी कह रहे थे। राजीव टाइम्स में जस्ट अभी कुछ दिन पूर्व ही एक ज्योतिष का विश्लेषण भी बताया था, जिसमें सूर्य और गुरु और चंद्र की बात भी की थी। तो कहीं ना कहीं राजीव टाइम्स को पहले से ही इन सब चीज़ों का भान, ये कह सकते हैं कि भाई ज्योतिष के आकलन से भी जब उन्होंने देखा तो जीत तो मोदी की ही दिख रही थी। तो राकेश जी, अपन ये बोल सकते हैं कि बीजेपी के सितारे मजबूत थे। बीजेपी के सितारे तो हमेशा मजबूत है क्योंकि वो धर्म की पार्टी है, ऐसा वो कहते हैं। हम पत्रकार हैं, हम किसी को कोड नहीं कर सकते, पर जो परिणाम है उससे भी झूठ नहीं बोला जा सकता। आज अगर 200 के आसपास में सीटें आई हैं बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे कार्य तो होंगे। और
सबसे बड़ी बात कि कोलकाता में इतने अधिकारियों, इतने सारे जो प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों में इतना मार धाड़, उन पे इतना सारा अत्याचार किया गया, मगर वो डगमगाए नहीं, वो बने रहे। 5 साल तक उन्होंने निरंतर मेहनत की। निरंतर मेहनत करने के बाद में जब ये परिणाम आता है, तकरीबन 190 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है, तो ये वाकई में एक अविश्वसनीय परिणाम होता है और मोदी कहीं ना कहीं इसका बहुत भरपूर तरीके से फायदा भी उठाते हैं। आप ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हो, आपके पास पत्रकारिता का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, कई सरकारों को आते जाते आपने देखा है और समझा भी है उन सरकारों को। आपके ज्योतिष गणना के हिसाब से क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में विजय सी जोसेफ, जिसे हम विजय थालापति भी बोलते हैं, जिनके सनातन के खिलाफ भी कई बार कई विरोधी बयान सामने आए थे, क्या लगता है कि इनके सितारे इतने मजबूत हैं कि वो टिक पाएंगे अब तमिलनाडु में? सितारों की जब बात आती है तो एक ज्योतिष के भी सितारे होते हैं और एक एक्टर के भी सितारे होते हैं। सितारों के सितारे के भी सितारे होते हैं। तो तमिलनाडु, केरल जो साउथ बेस्ट है, जिसे दक्षिण कहा जाता है, वहां पर आज तक जिन्होंने भी राज किया है वो कहीं ना कहीं एक्टर हुए हैं जी। जयललिता ले लें आप, करुणानिधि ले लें आप, बिल्कुल, है ना, रजनीकांत ले लें, NTR, कमल हसन ले लें, NTR ले लें, इन सब चीज। तो वहां पर जो एक वर्चस्व बना हुआ है, वहां का जो एक नैरेटिव सेट है, तो वहां की जनता कहीं ना कहीं उन हीरो पर, उन एक्टर्स पर विश्वास जताती है, वो अपना भगवान मानती है। जब मूवी लगती है रजनीकांत की तो लोग रात रात भर से लाइन में लगे रहते हैं। दूध से अभिषेक होता है। चिरंजीवी की जब मूवीज लगती है तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, तो वहाँ के वो भगवान है। अब जब भगवान ही चुनाव लड़ने आ गए तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ की जनता तो भगवान के साथ ही खड़ी है। बिल्कुल, यही फायदा हुआ। तो इसीलिए विजय को भी विजय मिली। दूसरी बार मोदी की बात कर लो आप, मोदी अपने आप में एक अच्छा नेतृत्व करते हैं। वहीं अमित शाह की प्लानिंग ले लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज लोगों ने जो पूर्व में काम किया, जो रणनीति बना करके आए थे, उसी रणनीति पर आगे चले, उसका फल मिला। तो आज अगर बंगाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मेहनत के ही कारण आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपना इतना वक्त बिताया, इतने आरोप, इतने प्रत्यारोप, इतने अत्याचार झेले, बिल्कुल, और आज कैलाश विजयवर्गीय वहां पर मौजूद नहीं है बंगाल में, उसका दुख है उन्हें। बिल्कुल, और खुशी ये है कि मैं ना हूं तब भी मेरी पार्टी वहां है। ये बड़ी बात है कि जहां हम नहीं है और हमारी पार्टी है तो हमारा सीना, जो कहते हैं ना मोदी का सीना 56 इंच का है, तो मैं ये समझता हूं कि आज बीजेपी का हर आदमी ये कह रहा होगा कि उसका सीना 56 इंच का है। मैं तो ये बोलूंगा कि अब बीजेपी का सीना पंजाब, जल्द ही पंजाब से लेके और कलकत्ता तक, अटक से कटक तक होने जा रहा है। संभावनाओं पर बात की जा सकती है क्योंकि संभावनाएं तो असीमित होती है। तो ये हम कभी अपने फ्यूचर में, आगे की जिंदगी में, क्या अटक से कटक तक भगवा, जो शिवाजी महाराज का सपना था, जो मराठों का, राजपूतों का सपना था, वो देखने को मिलेगा? अटक से कटक तक का भगवा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इतनी पत्रकारिता की है, उसमें हमने एक चीज़ देखी है विगत 25 सालों में कि अब थोड़ा थोड़ा हिंदू जागने लगा है। हिंदू जागा है। हम किसी पार्टी विशेष या किसी अन्य समुदाय पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अब जो जाग रहा है वो जाग रहा है। ठीक है, आपने बोला सर, बीजेपी का ये मानना है कि भाई हम लोग अच्छा काम करते हैं तो हमें जिताओ। उन्होंने पूर्व में राम मंदिर बनाया, लोगों ने जिताया। बिल्कुल। अभी वर्तमान में उन्होंने कोलकाता में अच्छा काम किया तो कोलकाता वालों ने जिताया। तो जो काम करेगा भाई साहब वो तो विजय होगा, अब वो पार्टी कोई भी हो। दूसरी पार्टी की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया वो आ ही नहीं रहे सामने। तो प्रवक्ता अपनी लगा के बैठे हैं, खाता भी नहीं खोल पाई सर। कांग्रेस की तो बात ही क्या करे। कांग्रेस में प्लानिंग की कमी है। जब तक के 3-4 लोगों से हट करके बात नहीं करेंगे, जब तक कि कांग्रेस का उद्धार होना, अभी मुझे, क्योंकि हम लोगों ने जितना लिखा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी कांग्रेस को थोड़ा सा और मजबूत और प्लानिंग होना थी। क्योंकि एक कांग्रेस ये है और एक कांग्रेस हमने उस समय देखी थी जब स्टेट करती थी, जब ट्रेंड सेटर हुआ करती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस इंदिरा गांधी की भी देखी, कांग्रेस राजीव गांधी की भी देखी, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की भी देखी, और कांग्रेस वर्तमान की भी देखी। अपन किसी का नाम ना लें, पर वर्तमान की कांग्रेस भी देखी। इन जब कांग्रेसों का जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको खुद फर्क दिखेगा। जनता भी देख रही है। अब जनता सवाल पूछती है, बिल्कुल
सवाल पूछती है कि आप ये करोगे, आपने सड़क बनाई, आपने बित्ती बत्ती दी, जो चीज़ आप करोगे उसका रिजल्ट हम देंगे। जनता आजकल साइलेंट है, वो जवाब 5 साल में एक बार ही देती है। मैंने जहां तक एनालिसिस किया कि बहुत टाइम ये हुआ कि कांग्रेस का कामकाज अब राष्ट्रव्यापी ना होकर सिर्फ विरोध व्यापी हो गया है, कि सिर्फ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सिर्फ विरोध में काम करो, राष्ट्र के बारे में ना सोचो। देखिए एक बात है, अगर मैं इस पॉइंट पे गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हो। नहीं, इसमें क्या होता है कि पक्ष विपक्ष दो चीज होती है। पक्ष जिसकी सत्ता होती है, विपक्ष जो विपक्ष में होता है। तो विपक्ष के पास में विरोध करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। या तो वो पक्ष अच्छा काम कर रहा है, उसमें सहभागिता निभा ले, बिल्कुल, वो अभी तक तो मुझे देखने में आई नहीं है। कुछ ही कानून ऐसे होते हैं, कुछ ही बिल ऐसे होते हैं जिसमें सबकी सहभागिता होती है, सहमति होती है। मगर बहुत सारे कानून में असहमति होती है, बहुत सारे कानून में वॉकआउट हो जाता है। जब प्लानिंग करते हैं, जब संसद में बैठते हैं, जब विधानसभा में बैठते हैं तो वॉकआउट कर देते हैं, न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो सवाल जो जनता के मुद्दे होते हैं वो वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं और राजनीति अपनी राजनीति के चरम पर पहुंच जाती है। तो जो भी सरकार वर्तमान में है, पूर्व में है या आने वाली है या आ चुकी है, उन्हें जनता के सामने काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग जब माइक लेके निकलते हैं शहर में, गली गली बात करते हैं, तो जनता एक ही सवाल पूछती है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, बिल्कुल, जो हम वोट दें। बिल्कुल। तो हम बोलते हैं कि भाई आप उनसे पूछो, तो बोले वो आए तो पूछे ना, वो आते ही नहीं है और आप आ जाते हो। तो इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है। बिल्कुल। तो चौथा स्तंभ पहुंचता है तो उसे जनता के मुद्दे मिलते हैं, जनता के मुद्दे मिलते हैं, फिर हम सवाल के पटल पर रखते हैं और ऐसे ही काम हो जाता है। तो यही चीज़ है कि बस कुल मिलाकर के आप काम करोगे तो सस्टेन करोगे, काम नहीं करोगे तो आउट हो जाओगे। ठीक है, इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। आपने समुदाय की बात करी कि बंगाल में एक बहुत बड़ा समुदाय था, उस समुदाय का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बहुत धमकाया गया। अभी बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, तो जब वहाँ शेख हसीना की सरकार गिरती है और बीच में एक अनरेस्ट वाला पीरियड आता है, इस बीच बंगाल में भी बहुत कुछ होता देखने को मिलता है, अप्रत्याशित घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं सर। इस चेंज से बांग्लादेश की क्या हालत होने वाली है और हमारे पड़ोसी देशों की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि पहली बार बीजेपी या कोई राष्ट्रवादी पार्टी एक बॉर्डर एरिया वाले नेशन को छूते हुए वहां अपनी सरकार बना रही है। इस पे दो चीज होती है, एक तो आसाम में सरकार बन गई, हिमंता विश्वा शर्मा की है, वो तो दूसरी चीज बंगाल में हो गई है और सिलीगुड़ी बचा हुआ है। हाँ, वो तो जो चिकन नेक वाला जो पार्ट जिसकी आप बात कर रहे हाँ, हैं उसी पर आ रहे थे, इसी पे ही आना चाहिए। चिकन नेक वाली जो बात है, अब सिलीगुड़ी को सेटल करके बहुत सारी सरगमस्टेंस चेंज होंगे वहाँ पर। आपको अभी नहीं, थोड़े समय बाद दिखेंगे, क्योंकि उस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है। एक इतने से प्रोग्राम में उस विषय पर बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बहुत लंबा विषय है। उसके लिए हम और टाइम निकालेंगे, उसके लिए पर फिलहाल जब आपने बात की कि बांग्लादेश के क्या हाल होंगे या बांग्लादेश का क्या मिजाज होगा जब वहाँ सत्ता बीजेपी की आएगी, थोड़ा सा वेट करें, वॉच करें, रिजल्ट आपके सामने होगा। अभी जो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी। वर्तमान में सरकार को आने दें, सरकार की कार्य प्रणाली को आने दें, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है उस पर डिस्कस होने दें, सरकार किस प्लानिंग के साथ में वहाँ काबिज हो रही है, उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या उन्होंने वहाँ पर प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट सामने आएगा। मैं चीटिंग कर रहा हूँ आपसे, सॉरी, आपसे माफी मांगता हूँ, एक चीटिंग कर रहा हूँ। ये सवाल मैं आखिरी रखना चाहता था, लेकिन आपकी बातों से मुझे एक लगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, बंगाल में सीएम कौन बनेगा? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, अभी अनुमान ही लगाएंगे। वर्तमान में देखिए, अनुमान तो अगर कहें तो वहाँ का जो सबसे ज़्यादा आज प्रभावी चेहरा है शुभेंदु अधिकारी हैं, तो हो सकता है बीजेपी उन्हें मौका दे। मगर बीजेपी की एक कार्यप्रणाली अलग ही होती है, जो डिसाइड होता है वो ऊपर से होता है। हाँ। और पर्ची आती है और हो सकता है कि पंक्ति की तीसरी लाइन वाला भी मुख्यमंत्री बन जाए, 3 राज्यों में ये क्योंकि छत्तीसगढ़, तो इसलिए बीजेपी को समझना उतना ही टेढ़ी खीर है जैसे जलेबी को सीधा बनाना। चलिए, बहुत जानकारी दी सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन के लिए। अब आप लोगों पे मैं ये सवाल छोड़ता हूं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है बंगाल में सीएम कौन बनेगा और किसकी सरकार आने वाली है।
और आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे एक नए डिस्कशन में। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक